अगर कन्हैया कुमार को जेल भेज दिया जाता तो आज एक मिनट, आज शाहीन बाग में शर्जील इमाम की औकात नहीं थी कि वो देश की राजधानी में खड़े होकर असम को अलग करने की मांग करता। आप विचार करके देखिए, इस देश का खाते हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश का आप विचार करो। कहता है असम को काट दो भारत से, यही कहा ना, असम को भारत से काट दो। अबे भाई, और ये कह रहा भारत की सेना घुस पाए, तेरी कौन सी सेना है वे? सेना तेरी भारत की नहीं है। और फिर अगर कोई कहता है कि भाई पाकिस्तान चल जाओ, पेट में दर्द होता है, कह रहे हैं कि उनको भी बुलाओ। सीए के खिलाफ बैठे शाहीन बाग वाले मूर्ख जो बैठे हैं, पहली बात तो पढ़ा लिखा नहीं है। आप उनके इंटरव्यू लीजिए, घुसने नहीं दे रहे। एक मिनट, सुधीर चौधरी को क्यों नहीं घुसने दिया? क्योंकि पोल खुल जाएगी। एक तरफ तो आप बात कर रहे हो, अरे भाई हम लड़ेंगे, हम ये करेंगे, और दीपक चौरसिया को भगा दिया, उसने कहा मॉब लिंचिंग हो जाती। एक व्यक्ति चला गया तो मॉब लिंचिंग होने लगी, और तुम घुसने नहीं दे रहे। क्या वहां लोकतंत्र नहीं चलता? वो कहेंगे वहाँ पे रवीश कुमार जा सकता है ना, रवीश कुमार जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टाफ चल रहा है ना आजकल, तो स्टाफ वाले जाएंगे। आप विचार करिए, एक तरफ तो आप कहते हैं सबको अधिकार है, फलाना है, ठिकाना है। कन्हैया को आज केजरीवाल ने फाइल रोक रखी है, आज भी कहेंगे गृह मंत्री अमित शाह जी। एक तरफ तो आप ये बात करते हैं, सबूत मांग रहे हैं। दिल्ली में एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर खड़े होकर सेना पे प्रश्न चिन्ह लगाता है तो उसको विचार करना चाहिए, और जिस जनता ने उसको जिताया है उसको भी विचार करना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति तो मुख्यमंत्री क्या। आप विचार करो, सर्जिकल स्ट्राइक हुई और ये खड़ा होकर विधानसभा में बोल रहा है, मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख क्यों कह रही हूँ वो सुनिए। मोदी जी आप बताओ 300 सीटों के लिए कितने लोग मरवाओगे? और इस मूर्ख के कारण वो बयान पाकिस्तान में चला और ये उनका हीरो बन गया। आप विचार करो, हमारी लड़ाई घर की हो सकती है। महाभारत में आता है, पांडव कहते हैं, युधिष्ठिर ने कहा था कि वयम पंचशतम चते। अगर हमारी आपसी लड़ाई है तो हम वो 100 है, हम 5 है, लेकिन जब एक साथ लड़ाई है, औरों से लड़ाई है, तो हम 105 है। तो हमारी घर की लड़ाई हो सकती है, लेकिन आप देश विरोधी बयान मत दीजिए। और शर्जी आपने बिल्कुल ठीक उठाया, क्या करे, असम को भारत से अलग कर दो, इतनी मवाद डाल दो कि भारत की सेना न घुस पाए। अबे जब इतनी औकात नहीं थी तो बयान देके छुपता क्यों फिर रहा है? दाढ़ी काट के मस्जिद में और पकड़ा कहाँ गया? और नहीं पकड़ा कहाँ गया? इतनी बड़ी भारत की सेना। अरे मूर्ख व्यक्ति, थोड़ा पहले तो इतिहास पढ़। भारत की सेना वो है जो 1971 में इनको औकात बता के आई थी। किसी देश की सेना 90,000 सैनिक, हस्ताक्षर करना, आत्मसमर्पण करना कितनी बड़ी बात है। उस सेना को चुनौती देना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। लेकिन आप उनके जहरीले नारे सुनिए। उनके नारे क्या है? हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एमयू की धरती पर। ये तो बहुत एक नारा लगाया अनुराग ठाकुर ने कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। एक बात बताइए, उन्होंने कहा देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, और वो वैसे कह रहा है मैं खड़ा हूं जी। गद्दार है वो भाई साहब, हमने नहीं कहा। उन्होंने कहा देश के गद्दारों को वैसे कह रहा है मुझे मारो। तो भाई तुम तो खुद कह रहे हो, हम कौन है? अनुराग ठाकुर ने नहीं कहा। और दूसरी बात, आपको ये कहते हैं जहरीला बयान है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और जो आप लगा रहे हैं जेएनयू की में हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, नहीं हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, कैसे नारे हैं? अब मेरे राम को कोई रोज गाली दे, मैं कैसे स्वीकार करूंगी? मेरे आराध्य को कोई भारत माँ को गाली दे, मैं कैसे स्वीकार करूंगी? कोई भी नहीं कर सकता, एक व्यक्ति भी नहीं करेगा। आज इतनी महिलाएं खड़ी हैं, इनसे बात कीजिए, ये भी क्यों स्वीकार करेंगी? कोई भी भारत में रहने वाला व्यक्ति अगर भारत का खाता है तो ये इतने नमक हराम है, इनके लिए तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। और ये फाइल आज कन्हैया को, उसके औकात भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, नारे कब लगे थे? विचार करने की आवश्यकता है। जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था और उनको जब छोड़ा गया, उन्होंने पाकिस्तान में जाके नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, और वही नारे अगर देश की राजधानी में आ जाएं। ये तो 2014 से सपेरा बीन बजा रहा है, तो सब निकल के आ रहे हैं जितने कालिया नाग थे। जिन्ना वाली आजादी चाहिए, किस तरह की जिन्ना वाली आजादी चाहिए इनको? जिन्ना वाली आजादी कुछ नहीं, 4 लठ मार के घर बैठ जाएंगे। मजाक की बात है, मजाक की बात है। केजरीवाल कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ भी हूँ और जेएनयू के साथ भी हूँ, तो क्या लगता है आपको? क्योंकि उसका काम ही ये है, मैं शाहीन बाग के साथ हूँ। शाहीन बाग वाले कह रहे हैं जिन्ना वाली आजादी चाहिए, ठीक है, और ये कह रहा है मैं शाहीन बाग के साथ हूँ। इसका मतलब ये जिन्ना वाली आजादी के साथ है। जिन्ना वाली आजादी तो भारत के टुकड़े करने वाली, देश को विभाजन करने वाली जो आजादी थी, तो किस तरह देश के विभाजन करने का समय गया, वो समय और था। वो कोई सपना ना देखे, ये भूमि बांट ली जाए। कौन सी आजादी चाहते हैं? मूर्ख वाली कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ ना, हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे इतनी आजादी है, लोग अपने बाप को गाली दे रहे हैं। इसीलिए लोग भारत माँ को गाली देने लगे। पहले इन्होंने गाली दी, जब पहली बार नारा लगा था ना, अगर ढंग की सजा दे दी जाती, मनु महाराज कहते हैं दंड शास्त्री प्रजा सर्वा दंड एवा विरक्षति, और दंड सुप्तेषु जागृति दंडम धर्म विदुर्बदा। अगर दंड व्यवस्था मजबूत होती, पहली बार के नारे में औकात बताई जाती, तो आज कोई नया इमाम खड़ा नहीं होता। मस्जिद में पनाह दे रहे हैं एक व्यक्ति जो देशद्रोही है, उसको आप मस्जिद में पनाह दे रहे हो, और हम कहते हैं कि मस्जिद में देशद्रोही है, तो आपको पीड़ा हो जाती है। अखबार में छपा उसने मस्जिद में रोटी खाई, और आप जिन्ना वाली आजादी कोई नहीं मिलेगी। अब कौन जिन्ना? पहली बात पूछो इन्हें, कौन जिन्ना? जिन्ना की तस्वीर लगाए घूम रहे हैं, फलाने की तस्वीर। एक तरफ कहते हो गोड से आतंकवादी है, और दूसरी तरफ तुम भी तो यही कर रहे हो। उसने एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या उसको नहीं थी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे देश में जरा चिन्हित लोगों को है, चिन्हित लोग है, कन्हैया को है, जेएनयू को है, और जेएनयू में भी कुछ विशेष समुदाय को है। राहुल गांधी क्यों चले गए? क्योंकि उनका वोट बैंक है। वहां पे जाके जो नारे लगा रहे हैं देश तोड़ने के, सब नेताओं को आपके आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत माँ की बात आए तो आपको एक होकर लड़ना चाहिए। आपको लड़ना चाहिए कि भारत माँ को गाली देने का कोई काम नहीं करेगा। मनीष सिसोदिया ने सरेआम कहा कि मैं शाहीन बाग के साथ हूँ। आप विचार कीजिए, वहां तो एक अलग, मेरी यहाँ पे कमला नगर है, आप यहाँ पे घर बंद कर दीजिए, घर में रहने वाले बच्चों की कितनी तकलीफ है, उनकी माँ स्कूल कैसे भेजेगी? एम्बुलेंस नहीं निकलने दे रहे, और आप कहते हैं कि हम स्वतंत्रता चाहते हैं, हम स्वच्छता चाहते हैं, हम फलाना चाहते हैं। कुछ नहीं चाहते। दंड व्यवस्था मजबूत होगी तो हमारे देश में अराजकता नहीं फैलेगी। दिल्ली में इतनी अराजकता है, और इस अराजकता देखते हुए चाहे
है जगह जगह देश की खंडित करने वाले नारे लग रहे हैं। और आज पाकिस्तान के एक मंत्री का बयान आया जिसका नाम फवाद हुसैन है, फवाद का, वो कहता है कि दिल्ली में जो है मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए, दिल्ली को मोदी से बाहर रखो। तो क्या लगता है आपको कौन डिसाइड करेगा? आप ये विचार कीजिए ना, जब पाकिस्तान से बयान आने लगे किसको जिताना है, तो आप ये समझिए खेल कितना बड़ा है। बहुत छोटा खेल नहीं है। पाकिस्तान के नेता लोग कह रहे हैं किसको जिताना है, हमें तो इतने बयान से समझ लेना चाहिए। उनको सर्जिकल स्ट्राइक कभी सोचा भी नहीं होगा उन्होंने सपने में, एयर स्ट्राइक सोए पड़े थे। और सोचो ना, वो कह रहा है कि हम असम को अलग कर देंगे। अरे हमारी सेना तो पाकिस्तान को उसके घर में औकात बताने की हिम्मत रखती है, तुम तो चीज ही क्या हो, तुम सेना को ललकारते हो। और जो फवाद खान कह रहा है हम सभी को दिल्ली वासियों को फ्री के चक्कर में नहीं, क्या कह रहा है, मार्च तक बिजली फ्री है, फिर क्या करेगा, फिर डबल वसूलेगा। कार बसें अभी कह रहे थे ना, बसें महिलाओं के लिए फ्री कर दी। एक तरफ तो आप बात करते हो जो सच्ची नारी, जिसको लगता है कि हम बराबरी का बात करते हैं, एक तरफ तो आप कहते हो नारी बराबर है, और दूसरी तरफ नारी को फ्री कर दे रहे हो। एक गरीब बुजुर्ग जिसके पास पैसा नहीं है, मजदूर व्यक्ति है, वो 5 रुपए का टिकट लेगा, और एक नारी जो 10,000, 15,000, 20,000 उड़ा सकती है, वो 5 रुपए का टिकट नहीं लेगी। तो केजरीवाल जी आप किस गरीबी की बात करते हैं? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान केजरीवाल का जो है कैंपेनिंग कर रहा है, पाकिस्तान के फेवर में जो कैंपेनिंग कर रहा है कि यही सरकार रहनी चाहिए, ऐसे अराजक सरकार जो है मुझे नहीं लगता है, तो पूरे देश को लग रहा है। पाकिस्तान जो चाह रहा है, आज उनका बयान भी आ गया खुल के, सबको लग रहा है कि कौन किसको चाह रहा है। आप ये बताओ ना, मेरी सेना पे जो व्यक्ति सेना पे प्रश्न चिन्ह लगाएगा, अपने देश पे उंगली उठाएगा, उसको कौन नहीं चाहता। दूसरे देश तो चाहते हैं, कोई घर कमजोर होता है तो सारे आसपास के लोग चाहते हैं इसको और कमजोर करो। उनको पता है कि हमारी कमजोर कड़ी क्या है, ये खड़ा होकर देशद्रोहियों के साथ खड़ा होते हैं। जेएनयू पहुंच जाते हैं, उन्होंने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, और ये मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच गए। अरे भाई कम से कम ये तो निर्णय करो कि आपको देश के साथ खड़ा होना है, देश के विरोध के साथ खड़ा होना है। और वैसे भी अब की बार तो केजरीवाल शायद मुझे लगता है कि नहीं आएगा, क्योंकि जनता फ्री वाली चीजें गई। हमने तो 72,000 ठुकरा दिए थे जी, चुनाव में हमें कहा गया था 72,000 मिलेंगे, तो देश की जनता ने उसको ठुकरा दिया है। तो ये कौन बड़ी चीज है? उमर खालिद और कन्हैया कुमार की जो ये फाइल है, चार्जशीट की फाइल है, उसको कुंडली मार के जो केजरीवाल बैठे हुए हैं, और एक दूसरा अभी देशद्रोही और पकड़ा गया शर्जील इमाम। आपको क्या लगता है कि क्या कितने सजा होगी, और ये क्या जो है केजरीवाल जो है कितना जो है? अभी अमित शाह जी कह रहे थे कि वो उनकी फाइल पे कुंडली मार के बैठा है, वो कुछ करने नहीं दे रहा। और शर्जील इमाम को कहा ना कि उसको पकड़ के दिखाओ। एक तरफ आप गृह मंत्री को चुनौती देते हो कि पकड़ के दिखाओ, उन्होंने पकड़ लिया, और अब आप देखना वकीलों की फौज यही खड़ी करेंगे और कोई नहीं करेगा। उसके बयान को भी समेटने आ गए। नहीं जी, उसने ऐसे नहीं कहा था। दरअसल इनके यहाँ पे बहुत बड़ी एक लॉबी चलती है। क्या करती है, एक तो बयान देगा, दूसरा आएगा नहीं नहीं इसने ऐसे नहीं कहा था, तीसरा आएगा नहीं नहीं इसको मारो, चौथा वकील प्रोवाइड कराएगा। तो इनके यहाँ एक बहुत बड़ी टेक्निक से काम होता है। अगर केजरीवाल जी आप देश के साथ हैं तो आपको चार्जशीट फाइल, आपको साथ देना चाहिए पुलिस का, आपको देशद्रोहियों को सजा दिलानी चाहिए। तो वो देश के साथ है तो उनको दिखाना चाहिए। वैसे भी अगर मोदी जी के हाथ में होता तो सजा दे ही रहे हैं। शर्जील इमाम को पकड़ लिया। जब भी जो अराजक तो जो है, जो सरकारी संपत्ति को ये नुकसान पहुंचाते हैं, उनके अगेंस्ट पुलिस अगर कोई एक्शन लेती है तो राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी मानवाधिकार में चले जाते हैं कि उनके जो है अपराधियों को इस तरह से तोड़ा। पहली बात तो मुझे मानवाधिकार समझ में नहीं आता। आप बताओ, भारत की सेना है, इतनी ठंड में आज वो सुरक्षा कर रही है, इसलिए आप हम बात कर पा रहे हैं क्योंकि वो सुरक्षा कर रही है। 500 रुपए लेकर पे पत्थर फेंक रहे हो, क्या फौजियों के मानवाधिकार नहीं है? उनकी फैमिली नहीं है? उनके भी तो परिवार है, वो भी तो किसी के बेटे हैं, वो भी तो किसी के पति है, वो भी तो किसी के भाई हैं। मानवाधिकार को तब मुंह के सिल के बैठ जाता है, तब मुंह में बर्फ क्यों जम जाती है, तब मुंह में दही क्यों जम जाती है? उनके मानवाधिकार नहीं है। फौजियों के लिए नहीं बोलेंगे। अभी सभा हो रही थी, 4-4 घंटे से एक सैनिक एक जगह खड़ा है, 5 घंटे से। हमको आधा घंटा खड़े होने पड़ जाए, हमारी टांगें टूट जाती हैं, और वो बेचारे खड़े, हमको वो दिखाई नहीं देते। तो मानवाधिकार को सोचना चाहिए किसके साथ खड़ा होना है। मानवाधिकार को उनके लिए भी खड़ा होना चाहिए। तो लेकिन ये सभी बात जो है ना, राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी, तमाम जो है युवा नेता है, जिंदगी भर रहेगा, उसको कोई चुनाव नहीं जीतना, उसकी तो कहानी खत्म है। वो तो लायक ही नहीं है बात कर, वो बात करने वाली चीज नहीं है, उसकी क्या बात करनी। उसको यही नहीं पता हमारा युवा भारत को नहीं पूरे देश को दिशा दे सकता है। कहा बयान है भाई साहब, एक देश का प्रतिष्ठित व्यक्ति कह रहा है हमारा युवा देश को नहीं पूरे भारत को दिशा दे सकता है। उसको तो खुद ही नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी जो ये तमाम अराजक माहौल बना हुआ, इस बीच में एक पीएफआई, उस पीएफआई के अकाउंट से जो है करोड़ों रुपए का किसने लिया फंड, वो वायरल, वो क्या लगता है आपको कि कहाँ से वो पैसा आया? वो पैसा जो है जम्मू एंड कश्मीर में अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकती। हमारे यहाँ घूंघट प्रथा थी, हमने खत्म कर दी। हमारे यहाँ पर्दा प्रथा थी, हमने खत्म करी। हमारे यहाँ बहुत सारी सती प्रथा थी, हमने खत्म कर दी। आप क्या बुर्का प्रथा है, आज भी आप उसके विरुद्ध नहीं लड़ पा रहे। आप देश के विरुद्ध लड़ोगे, आप अपने विरुद्ध लड़ो भाई साहब, अपनी आजादी करो। देश की आजादी की करने से पहले, देश की आजादी की बात करने से पहले खुद को आजाद करो, उसके बाद बात करेंगे। आपको लगता नहीं तमाम जो है कालिंदी कुंज और नोएडा मार्ग बंद किया हुआ, वहाँ लोगों को व्यापार करना है और ड्यूटी पे जाना है, बच्चों के स्कूल में जाना, तो वो औरतें कौन है? उनसे उन औरतों को देख करके जो बच्चे और औरतें जो सड़क पर बैठी हुई हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व्यथित होकर के उनको बोलना पड़ा, बयान देना पड़ा कि मर्द घर में बैठे हुए हैं और बच्चों और औरतों को जो है सड़क में बिठाया हुआ है। तो क्या लगता है आपको इस मामले में? जब ऐसी चीजें हो तो योगी जी सबसे बढ़िया आदमी है। क्या किया हमारे यूपी में? जो यूपी के लोग हैं वो जानते हैं, अगर यूपी में योगी जी की सरकार नहीं होती तो पूरा यूपी फूंक देती। सब जानते हैं इस बात को कि योगी जी ने क्या कहा, जो जैसे जैसे देश जलाएगा वैसे वैसे भरपाई करेंगे। 4 दिन में शांति हो गई। इनको समझ में आ गया, तस्वीरें सीसीटीवी ने तुरंत पकड़ी। अगर इनको पकड़ लिया जाए, एक तरफ तो ये महिलाएं, आप उन बच्चों के जो छोटे बच्चे बैठे हैं, आप हमको कहते हैं कि हमारे मन में जहर भर दिया हिंदू मुस्लिम का, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। आप उन बच्चों के बयान सुनिए, आजादी लेंगे, लड़के आजादी लेंगे। भाई साहब किससे आजादी चाहिए? अरे हम आजादी तो वो ली थी जो 23 साल के नौजवान फांसी में झूल गए थे। आजादी तो आपको तो पता ही नहीं है परतंत्रता क्या होती है। परतंत्रता वो थी जब हमसे जजिया कर वसूला जाता था। परतंत्रता वो थी जब हमें पूजा नहीं करनी जाती थी। परतंत्रता वो है जो बंगाल में दुर्गा पूजा पे रोक लगा दी जाती
जाती है, स्वतंत्रता होती है, उससे आजादी लीजिए। इनसे आजादी लेने की आजादी लेंगे, लड़के लेंगे आजादी। किससे लेंगे? काहे की आजादी भाई? इनको खुद ही नहीं पता, नारे लगा रहे हैं। 2-4 की भीड़ है, बाकी पीछे मूर्ख खड़े हैं। जैसे अभिनेत्री पहुंची जेएनयू, मौन खड़ी है। अब उनको खुद ही, हमारे देश में दरअसल आदर्श हमने कौन बना लिया, जिनको खुद ही नहीं पता क्या मैनेजर का फोन है वहां पहुंचना है, मैडम जी पहुंच गई, उनको खुद ही नहीं पता किसके समर्थन में किसके विरोध में है। तो हमारे देश में एक भीड़ है जो भटका रही है। स्वस्थ प्रशासन देने के नाम से आए थे, अन्ना हजारे के नाम से आए थे, और आज जो है जिन्ना के नाम से जो है उनकी तीसरी हो रही है। दूसरी तरफ क्या है कि वो महिलाओं को बोलते थे कि हम महिलाओं को संरक्षण देंगे, और कमांडो जो है ये फ्री वाली बस में जो है कमांडो आप फोन लेके जा नहीं सकते बस में। मैं तो बस मतलब जब से फ्री हुई है ना भाई साहब, मैंने तो बस में यात्रा ही नहीं करी। अगर फोन आपके हाथ में है ना तो आपको देखना पड़ेगा। एक दिन मैं बस में आई, बिल्कुल सत्य घटना है, आदर्श नगर से चढ़ी, 3 बंदे, हमारा फोन गया, हमारा फोन गया, हमारा फोन गया। आप कमांडो, आपको कमांडो वहाँ कंडक्टर ढंग से मिल जाए वही बड़ी बात है। वहाँ कोई कमांडो नहीं, ये इनके बयान थे। इन्होंने कहा हम इतने कैमरे लगवा देंगे सीसीटीवी, हमने तो आज तक नहीं देखा। और एक और बात, अभी एक मुद्दा चल रहा है उस पर बता दूं 2 शब्द। निर्भया कांड हो रहा था, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया जानती है दिल्ली में जो होता है। और ये व्यक्ति जो कहता है ये कर दो वो कर दो, मैं ये कर दूंगा, मैं महिलाओं की सुरक्षा करूंगा, उसके एक अपराधी को ये कह के छोड़ दिया गया वो नाबालिग है, उसको सिलाई मशीन दे दी। आप ये बताओ, जब वो अपराध करने के लिए बालिग है तो उसको जब अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, वो नाबालिग कैसे हो गया? और दूसरी बात, कल फांसी टाल दी, रोज फांसी टाल रहे, रोज फांसी टाल रहे। और इन्हीं की वकील जो महिला है वो क्या कहती है? उनको माफ कर देना चाहिए, गलती हो गई कोई बात नहीं। हाँ, आप विचार करके देखो, अगर खुद की बेटी के साथ ऐसा होता, अगर उनकी खुद की बेटी के साथ ऐसा होता या उनके साथ ऐसा होता, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपना दर्द सबको महसूस होता है, दूसरे के दर्द को आप महसूस कीजिए, और आपने फिर फांसी टाल दी। आज निर्भया के पिताजी ने बोला कि केजरीवाल जो है इसके लिए जिम्मेदार है, जो मेरे उनके साथ। तो वो बिल्कुल सही कहा ना, उनको समझ में आ गया। उन्होंने कहा ना कि केजरीवाल जिम्मेदार है, बार बार फांसी टाले, बार बार फांसी टाले। हमारे देश की न्याय व्यवस्था देखिए आप, बहुत अच्छा कानून, बहुत अच्छा सब कुछ, लेकिन आप विचार करके देखो, एक बेटी जिसको पूरी दुनिया जानती है कि उसके साथ गलत हुआ, 7 साल बाद भी आज हम उसकी लिए लड़ रहे हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए। और किसको न्याय मिलेगा? किससे अपेक्षा करें न्याय मिलेगा? ये न्याय व्यवस्था है। सीए पे क्या कहेंगे? सीए क्यों नहीं समझ पा रहे? अच्छा, बिल्कुल A1 समझ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि बुद्धि नहीं है। आप विचार करो ना, आज तक ट्रैफिक रूल समझ में नहीं आए, आज तक उनको कोई कानून समझ में नहीं आया, लेकिन सीए तो आते ही समझ में आ गया, और एनआरसी आने से पहले समझ में आ गया। उसके बाद बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो है वकील बैठे हुए हैं, कपिल सिब्बल, तमाम चिदम्बरम से, कपिल सिब्बल से, तो ये लोग क्यों नहीं समझा पा रहे हैं अपने जो है? समझाना नहीं चाह रहे ना, वोट बैंक। कभी कह रहे थे ना वोट बैंक, आप विचार करो, समझाना चाहते। देखिए बात बताइए ना, वोट बैंक खिसकेगा, बहुत कम बुद्धि वाला, बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति समझ जाएगा कि इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी के विरोध में हो। उन्होंने कहा 3 देश बने, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उन्होंने कहा कि अगर इनके यहाँ पे रहने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी है तो वो हमारे यहाँ आ सकता है। आप देखिए धार्मिक उत्पीड़न रोज, कल को 6 समुदाय को, अल्पसंख्यक समुदाय को अगर धार्मिक आधार पे, अभी परसों ही 2 बेटी मंडप से उठा ली गई थी, हिंदू बेटियां मंडप से उठा ली गई, उनका दर्द दिखाई नहीं देता। और अगर इनको भारत की नागरिकता चाहिए, अगर हमको भारत में रहना है, भारत में रहना है, भारत में रहना है, तो भाई बंटवारा क्यों किया था? क्या हम फोड़ने के लिए बंटवारा किया था क्या? भारत में रह तो रहे थे। और अगर तुमको भारत में रहना है तो फिर बनाओ अखंड भारत, हम तो सबको रखेंगे, हम तो अतिथि देवो भव वाले लोग हैं, हमको कोई समस्या नहीं। अखंड भारत बनाओ, सबका स्वागत रहेगा। आप याद रखिए, हमारा देश अतिथि देवो भव वाला है, लेकिन घुसपैठिया नहीं रह सकता। तो आपको क्या लगता है कि ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह कितने सीटें दे रही है? अब की बार बहुमत आएगा, आप देखिएगा। अब की बार जो नतीजे आएंगे वो परिवर्तन वाले होंगे। हमने सोचा भी नहीं होगा इतना अच्छा होगा, जैसे उसके 67 आ गए थे, क्योंकि फ्री में उनको कहा फलाने को पक्का कर देंगे, ये अस्थायी है, इनको स्थायी कर देंगे, इनको स्थायी कर देंगे। तो अब जनता समझ चुकी है ये फ्री से कुछ नहीं होना। आप एक बार बताओ, देश के व्यक्ति को, एक बच्चे को, 2 बच्चे हैं, मैंने को रोजगार दिया, उसको मेहनत करना सिखाया, उसको पैसे दिया, और मैंने को कहा तू निकम्मा बैठ जा, तुझे कुछ नहीं करना, ले पैसे। मैंने भारत इतना बड़ा अपराध किया, मैंने बच्चे को निकम्मा नहीं बनाया, मैंने भारत माँ के एक पुत्र को निकम्मा बना दिया और उसको भीख मांगना सिखा दिया, उसको फ्री के खाने सिखा दिया, उसको पुरुषार्थ करना सिखाते, उसको मेहनत करना सिखाते। वेद कहता है कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहितः, अर्थात हमको प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। तो हमको पुरुषार्थ किसे दीजिए, आप मेहनत का दीजिए, फ्री का तो कोई स्वाभिमानी व्यक्ति पसंद भी नहीं करेगा। धन्यवाद।